Are you dreaming of becoming an IAS or IPS officer? This is the time to turn your dreams into reality. Join UPSC Guides Live GS Foundation Batch for 2026. This is the batch which has been designed by India's top faculty and toppers. This batch will give you daily live classes, prelims plus mains test series, one-on-one mentorship and answer writing practice, current affairs and study material, pure content. And yes, this batch will also give you essay course by All India Rank 2 completely free. We have limited seats. Visit www.upscguide.in और WhatsApp us now. हेलो एवरीवन, मेरा नाम आयुषी अग्रवाल है और हाल ही में मेरा चयन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा 2022 में सहायक संचालक स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर हुआ है। मैं अनूपपुर जिले के जतेहरी तहसील की निवासी हूँ और मैंने अपनी स्कूलिंग जतेहरी तहसील से ही सरस्वती शिशु विद्या मंदिर से संपन्न की थी। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन अनूपपुर से बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ संपन्न किया था। उसके बाद मैं अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करने इंदौर आई थी। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन होलकर साइंस कॉलेज से एमएससी मैथमेटिक्स के साथ कंप्लीट किया है और मैं एमएससी मैथमेटिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मैंने अपनी तैयारी 2019 से शुरू की थी और मैंने अपना पहला अटेम्प्ट भी 2019 का ही दिया था। 2019 और 2020 में मेरे प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुए थे। 2021 में मैंने अपना तीसरा अटेम्प्ट दिया, प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ, मेंस क्वालिफाई हुआ, इंटरव्यू तक गई, लेकिन इंटरव्यू में फाइनल रिजल्ट में नाम होते हुए भी मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि एटीओ की पोस्ट पे वेटिंग थी मेरी। उसके बाद 2022 में मैंने अपना चौथा अटेम्प्ट दिया और फाइनली मैं 2022 में सिलेक्ट हुई हूँ और 2023 और 24 के भी मेरी अभी इंटरव्यू पेंडिंग है। ये मेरी जर्नी थी प्रिपरेशन की। अब मैं आपको अपनी तैयारी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताती हूँ कि मैंने अपने प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिए किस स्ट्रेटेजी का पालन किया है। प्रीलिम्स के लिए अगर मैं बात करती हूँ तो सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी होता है सिलेबस का एनालिसिस करना। सबसे पहले हमारे पास सिलेबस होना चाहिए, उसके एक एक वर्ड्स हमें वर्ड टू वर्ड याद होने चाहिए, उसके बाद ही हम अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो प्रीलिम्स के लिए सबसे पहले आप सिलेबस का एनालिसिस करें, उसके बाद कोई एक सोर्स लें। ज़रूरी नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर सोर्स जो मैं बताऊं, जो मैंने फॉलो किया है वो लें या फिर किसी और के द्वारा बताए गए लें। ये अपने अपने कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग हो सकता है। आपको जिस बुक से पढ़ना, जिस नोट से पढ़ना कंफर्टेबल हो, आप वो पढ़ें। अगर आप बिगिनर हैं तो आप एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास 3 ईयर प्लान है तो एनसीईआरटी पढ़ना बेनिफिशियरी है, लेकिन उनके लिए जिनके पास 3 साल के बाद एग्जाम देने का ऑप्शन है। अगर आप को 1 साल में ही एग्जाम देना है तो फिर मेरा ऐसा मानना है कि मैंने तो एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। आप अगर किसी कोचिंग के नोट्स भी पढ़ते हैं, जैसे मैंने आकार आईएएस से कोचिंग की थी, उसी से मैंने प्रीलिम्स के भी नोट्स पढ़े हैं, मेंस के भी नोट्स पढ़े हैं, तो आप किसी भी एक कोचिंग के नोट्स ले आइए, वो सफिशिएंट होते हैं पढ़ने के लिए। तो बस ये करना है हमको कि एक सोर्स लेना है और उसी पे अडिग रहना है हमें लास्ट तक। बार बार अपने सोर्स को चेंज नहीं करना है कि आज इससे पढ़ लिया, कल उससे पढ़ लिया, परसों उससे पढ़ लिया। बस आप वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। आपको लगे कि कल अगर दूसरी चीजें अगर आप दिख रही हैं तो आप उसी नोट्स में लिख लें, बस ये कर सकते हैं आप। उसके अलावा प्रीलिम्स के लिए जरूरी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आप 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर लें, उसको एनालिसिस करें सिलेबस के साथ लेके और उसके बाद अपनी तैयारी को दिशा दें। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन से एरिया से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन सा एरिया छोड़ सकते हैं हम। इसीलिए पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा जरूरी हैं। उसके अलावा जब हम पढ़ रहे हैं तो उसके हमको एमसीक्यूज लगाने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। सिर्फ पढ़ना सफिशिएंट नहीं है, प्रीलिम्स में एमसीक्यूज लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप कोई भी टॉपिक पढ़ें या कोई भी सब्जेक्ट्स पढ़ें, उसकी घटना चक्र आती है या फिर आजकल और भी अदर सोर्स भी आने लगे हैं एमसीक्यूज लगाने के लिए, आप वो ले लें, आप एमसीक्यूज जरूर लगाएं। फिर बात करती हूँ अगर मैं प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज की, तो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है जितने एफएलटीज या यूनिट वाइज टेस्ट सॉल्व करने जरूरी हैं। अगर आप टेस्ट सीरीज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो मार्केट में बहुत सारे एफएलटीज अवेलेबल होते हैं, यूनिट वाइज टेस्ट भी अवेलेबल होते हैं, वो लेके आइए, उन्हें सॉल्व करिए। ये स्ट्रैटेजी है। मैंने अपने प्रीलिम्स के पहले कम से कम मैं 20 से 30 एफएलटी सॉल्व किया करती थी, क्योंकि वो हमें
एक डायरेक्शन देते हैं कि हम कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा गलत कर रहे हैं, कौन सा एरिया हमारा वीक है, कौन से एरिया पे हमको ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। इसीलिए एफएलटी सॉल्व करना बहुत जरूरी है। एफएलटी सॉल्व करिए। फिर ये हो गई पढ़ाई की बात। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि हम गलतियां कहाँ करते हैं, हम गलतियां करते हैं बहुत सारी चीजों में, जैसे एग्जाम प्रेशर हैंडल ना कर पाना। हमने सब पढ़ लिया, 3 से 4 महीने हमने प्रीलिम्स पढ़ा, हमसे सब बनता है, लेकिन वो एग्जाम प्रेशर इतना ज्यादा है कि हम वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। तो वो बहुत जरूरी है अपने आप को काम एंड कंपोज्ड रखना, जिससे जो हमने पढ़ा है हम उसको डिलीवर कर पाए। जब हम उसको डिलीवर ही नहीं कर पाएंगे अपने स्ट्रेस में, तो हमारा इतने महीने की मेहनत करने का क्या मतलब। इसीलिए आप अपनी फिटनेस पे ध्यान दें, अपनी हेल्थ पे ध्यान दें और अपने दिमाग को शांत रखने पे बहुत ज्यादा ध्यान दें। क्योंकि जब आपका दिमाग शांत रहेगा तो वहां जो हम सिली मिस्टेक्स कर देते हैं, ह्यूमन एरर, हाँ या ना में ना पढ़ लिया, हाँ लिखा है लेकिन ना पढ़ लिया, 4 क्वेश्चंस में सत्य लिखा है असत्य पढ़ लिया, ओएमआर में गोले भरने में गलत कर दिए। तो ये सारी जो ह्यूमन मिस्टेक्स हैं हम करते हैं, सिली मिस्टेक्स, वो नहीं करनी है। वही हमको रेस से बाहर कर देते हैं। अगर हम नॉर्मल रेस में दौड़ रहे हैं वो हमारा सिलेक्शन जरूर दिलाएगा। अगर पेपर टफ आया है तो वो सबके लिए ही टफ होगा। आप अपना एग्जाम हॉल में चारों तरफ नजर घुमाइए, सबके चेहरे लटके हुए हैं, मतलब पेपर टफ आया है, तो कट ऑफ कम जाएगा। उससे घबराने की जरूरत नहीं है। बस उससे ये करना है कि हम उस घबराहट में जो सिली मिस्टेक्स कर देते हैं वो नहीं करनी है, वही हमको सिलेक्शन से बाहर कर देती हैं। उसके बाद अगर मैं मेंस की स्ट्रेटजी की बात करूं तो मेंस इज ऑल अबाउट आंसर राइटिंग। मेंस में पढ़ना जरूरी नहीं है, मेंस में लिखना ज्यादा जरूरी है। आपने पढ़ लिया लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो फिर वो पढ़ना किसी काम का नहीं रह जाएगा। इसीलिए मेंस में टेस्ट सीरीज का बहुत अहम रोल होता है। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना तैयारी शुरू करें और जो टेस्ट सीरीज का आपको शेड्यूल मिलता है उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को डायरेक्शन दें। अगर आपका 3 दिन के बाद पार्ट ए का पेपर है तो आप कोशिश करिए कि 3 से 4 यूनिट आपकी उस 3 दिन में कवर हो जाए, उसके बाद आप टेस्ट देने जाएं। उससे क्या होगा, जब आपके दिमाग में चीजें होंगी आप उसको लिख पाएंगे। लिखने के अलावा आप वहीं पे फॉर्मेटिंग करेंगे, टाइम मैनेजमेंट करेंगे, राइटिंग स्किल्स सीखेंगे। तो वो सारी चीजें जब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे तो वो एक साथ हम डिलीवर कर पाएंगे एग्जाम हॉल के पहले। तो एग्जाम हॉल में जाएंगे तो हमारी सारी चीजें तैयार होंगी, हमारे पास ज्ञान भी होगा, हमने प्रैक्टिस भी की हुई होगी, हमने आंसर फॉर्मेटिंग भी की हुई होगी, हमारी राइटिंग भी तब तक थोड़ी सुधर चुकी होगी और हम टाइम मैनेजमेंट भी कर पाएंगे। राइटिंग की अगर रोल की बात करूं मैं, राइटिंग का रोल होता है इतना ज्यादा नहीं कि आपको सिलेक्शन दिला दे, लेकिन इतना ज्यादा होता है कि अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं आ रहा है तो आपने अगर अच्छी राइटिंग में उसका कोई भी आंसर लिखा है थोड़ा बहुत भी आसपास टच करते हुए, तो वो आपको 1-2 नंबर जरूर दे देगा। और अगर आपने सारा पेपर बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया है तो वो कहाँ आपके नंबर काटेंगे, राइटिंग पे। ये रोल होता है राइटिंग का। राइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा बुरी भी नहीं होनी चाहिए। एकदम मोती जैसे अक्षर तो कोई नहीं लिख पाएगा, वहां इतना ज्यादा लिखना होता है, लेकिन इतना लिखना है हमें कि वो रीडेबल हो। जो वहां प्रोफेसर्स हैं वो सब 60+ हैं चेक करने वाले, उनको समझ में आए चीजें, क्योंकि अगर आपकी राइटिंग ने उन्हें परेशान किया तो फिर वो आपको परेशान कर देंगे। तो ये मेंस में करना है, हमें पढ़ना है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, उसके अकॉर्डिंग अपनी आंसर फॉर्मेटिंग करनी है। टेस्ट सीरीज वाले जो कोचिंग वाले होते हैं वो भी आपको रिव्यूज देते हैं आपकी कॉपी में, तो उससे भी आपको एक फॉर्मेटिंग समझ में आने लग जाती है कि हमको इस फॉर्मेट में लिखना है। नेक्स्ट अगर मैं इंटरव्यू की बात करती हूँ तो इंटरव्यू इज ऑल अबाउट योर पर्सनैलिटी एंड कॉन्फिडेंस। इंटरव्यू में वो आपका ज्ञान नहीं देखेंगे, ज्ञान वो आपका प्रीलिम्स और मेंस में देख चुके हैं। इंटरव्यू की तैयारी शुरू कहाँ से करते हैं, इंटरव्यू की तैयारी हम शुरू करते हैं अपने डेफ से। हमसे एक डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरवाया जाता है, उसमें आपका नाम, आपके पापा का नाम, आपकी कैटेगरी, आपका एड्रेस, आपकी एकेडमिक्स, आपकी हॉबी, ये सारी चीजें हम मेंशन करते हैं। तो ये सारी चीजें हमें तैयार करनी है। जब हम प्रीलिम्स के दौर में होते हैं तब हम इंटरव्यू की तैयारी के लिए क्या कर सकते हैं, एक चीज कर सकते हैं, अगर आपकी कोई हॉबी नहीं है तो आप अभी से हॉबी डेवलप करना शुरू कर दें, क्योंकि हॉबी डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हॉबी आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी दिला सकती है आपके इंटरव्यू में और आपका सिलेक्शन भी करा सकती है। इसीलिए एक बहुत अच्छी हॉबी अभी से डेवलप करें अगर आपकी कोई हॉबी नहीं है तो। फिर इंटरव्यू की तैयारी के दौरान हमको यही सारी चीजें जो आपने डेफ में भरी है वो तैयार करनी है। अपना जो एकेडमिक्स है वो ठीक ठाक करना है। अगर
आपने किसी सब्जेक्ट में पीजी किया है तो आपको स्कूल लेवल तक के क्वेश्चंस के आंसर्स तो देने मस्ट है, इतना तो आपको करना होगा। दूसरी चीज, इंटरव्यू में क्या जरूरी है, करंट अफेयर्स की तैयारी बहुत जरूरी है। करंट अफेयर अपना स्ट्रॉन्ग करें, पर्सनैलिटी पे ध्यान दें। उस ड्यूरेशन में जो आपको मेंस के बाद इंटरव्यू के बीच में जो 2-3 महीने मिलते हैं उसमें अपनी फिटनेस पे बहुत ज्यादा ध्यान दें। फिटनेस, आपका जो लुकिंग है वो बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए। पर्सनालिटी देखते हैं, वो आपकी जो पर्सनालिटी है वो ऑफिसर वाली है या नहीं है, आप कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं है। वहां पे सारे क्वेश्चंस के आंसर करना जरूरी नहीं है, सॉरी बोल सकते हैं आप, लेकिन वो सॉरी भी आपका उनको चुभना नहीं चाहिए। बहुत पोलाइट वे में सॉरी बोलें, लेकिन अगर आपको कोई एसआरटी दी जा रही है, सिचुएशन वाले क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, उस पे सॉरी नहीं बोल सकते हम, क्योंकि उस पे वो आपकी राय मांग रहे हैं। जैसे अगर आपको एसडीएम बना दिया, दंगे हो रहे हैं, आप क्या करेंगे, कोई बोरवेल वाली घटना हो गई है तब क्या करेंगे, हिंसा हो रही है तब क्या करेंगे, सांप्रदायिक हिंसा हो रही है तब क्या करेंगे। तो इन सारे क्वेश्चंस पे वो आपकी राय मांग रहे हैं एज अ ऑफिसर, उन सारे क्वेश्चंस पे आप सॉरी नहीं बोल सकते हैं। अगर आपसे कोई फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस पे आप बिल्कुल सॉरी बोल सकते हैं, वो आपका वहां ज्ञान नहीं देख रहे हैं। तो ये बात हुई 3 स्टेजेस की, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। इसके बाद कुछ और टॉपिक्स पे हम बात करते हैं, जैसे कि कोचिंग हमें ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं। कोचिंग अगर हम ज्वाइन करते हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो मेरा मानना है कोचिंग ज्वाइन कर लेनी चाहिए, क्योंकि कोचिंग वाले जो गाइडेंस देते हैं आपको उसके हिसाब से जब हम चलते हैं तो वो बहुत बेनिफिशियल होता है। मतलब अगर हमारे पास 4 पाथ हैं तो कोचिंग वालों ने हमें ये बता दिया कि आपको इस पाथ में जाना है, तो हम भटकेंगे नहीं। लेकिन वहीं अगर हम खुद से चल के देखेंगे तो हम यहाँ भी जाएंगे, यहाँ भी जाएंगे, यहाँ भी जाएंगे, फिर हमें जब समझ में आएगा कि ये डायरेक्शन गलत है, फिर हम डायरेक्शन चेंज करेंगे, उसमें सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो मेरी मानिए कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप ऑफलाइन नहीं ज्वाइन कर सकते हैं तो ऑनलाइन भी आप, बहुत सारे रिसोर्सेज इस समय अवेलेबल हो गए हैं, आप ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन अगेन कोचिंग वाले आपको सिर्फ पाथ दिखाएंगे, चलना आपको खुद है। तो अगर आप ये सोच लें कि कोचिंग मैंने ज्वाइन कर ली है, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपने कोचिंग ज्वाइन की, आपको कोचिंग वालों ने गाइडेंस दी, उसके बाद जब आपकी कोचिंग खत्म हो गई, सेल्फ स्टडी इज मस्ट। सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपने ये सोचा कि मैंने कोचिंग ज्वाइन की है, 6-7 घंटे मैंने वहां पढ़ लिए, बहुत है, लेकिन नहीं, ये बहुत नहीं है। वो 6-7 घंटे आपने कोचिंग को दिए हैं, खुद को नहीं। तो आपको खुद को भी टाइम देना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कोचिंग से आइए, जो चीजें वहां पढ़ाई गई हैं उसको रिवाइज करिए। अपने नोट्स अगर आपको बनाने हैं नोट्स बनाइए, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए, लेकिन खुद से पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब मैं कोचिंग करती थी तो मेरी 6-7 घंटे की कोचिंग होती थी, उसके बाद मैं कोशिश करती थी कि घर आके कम से कम 5 से 6 घंटे तो पढ़ लूं, क्योंकि जब आप अपनी तैयारी के शुरुआती दौर में होते हैं तो आपको 14-15 घंटे तो पढ़ना ही होता है, कोचिंग का टाइम इंक्लूड करके। वही जब आप सारी चीजें आपकी तैयार हो जाती है तो वो टाइम ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम होता जाता है। टाइम ड्यूरेशन की अगर मैं बात करती हूँ तो वो सबका अपना अपना है, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ है, वीकनेस है। कोई 14-15 घंटे भी पढ़ता है फिर भी कुछ प्रोडक्टिव नहीं हो पाता, कुछ 4-5 घंटे ही पढ़ के बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव कर लेते हैं। तो ये चीज आपकी अपनी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं, आपका जो बॉडी है आप कितने घंटे अब्सॉर्ब कर सकते हैं किसी चीज को, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग करिए। मैं बस ये बोलती हूँ कि आप अपनी पढ़ाई में कंटिन्यूटी रखिए। अगर आप 2 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो आप रोज 2 घंटे पढ़िए। मतलब जब हमारा एग्जाम टाइम पास आता जाता है तो वो ऑटोमेटिकली जो घंटे हैं वो इंक्रीज होते जाते हैं। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं पढ़ने की तो 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे शुरुआत करिए, लेकिन जितना भी पढ़िए आप प्रोडक्टिव पढ़िए। बस मैं ये कहूंगी कि प्रोडक्टिव होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम 16 घंटे तक बुक लेके बैठे हुए हैं लेकिन हमारे दिमाग में कुछ भी नहीं जा रहा है, तो ये नहीं करना है। आप 5-6 घंटे भी पढ़िए, अगर प्रोडक्टिव हो गया तो फिर वो पूरे दिन के लिए आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी देगा कि मैंने आज कुछ तो अच्छा किया है। या मैं अगर बात करती हूँ सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का सिर्फ नेगेटिव यूज नहीं है, इस समय पॉजिटिव भी बहुत ज्यादा यूज है। तो अगर ये बोले लोग कि सोशल मीडिया से बिल्कुल कट आउट हो जाना चाहिए,
तो ऐसा नहीं है। मैं भी सोशल मीडिया का यूज करती हूँ, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सारी चीजें यूज करती हूँ, लेकिन हमको वो हमारे ऊपर होना चाहिए कि हम इंस्टाग्राम का यूज सिर्फ रील्स चलाने के लिए ना करें, कि सिर्फ रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, 5 घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए, रील्स स्क्रॉल किए जा रहे हैं, वो नहीं करना है हमको। वो है सोशल मीडिया का मिसयूज। हमको यूज करना है। जैसे बहुत सारे चैनल्स होते हैं जिनके पेजेस बने होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट के होंगे उस डिस्ट्रिक्ट का जनसंपर्क का पेज होगा, तो उसमें आपको अपने डिस्ट्रिक्ट की जो यूजफुल मटेरियल है वो मिल जाते हैं, जो डेली करंट अफेयर्स की चीजें होती हैं वो मिल जाती हैं। एक जनसंपर्क एमपी का भी पेज होता है, उसमें भी बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। उसके अलावा कल्चरल डिपार्टमेंट की साइट होती है, उसमें भी बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं उनके पेजेस होते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। तो आप इन सारे पेजेस को फॉलो करके रखिए इंस्टाग्राम पे, इससे आपको सोशल मीडिया का यूज समझ में आएगा। सिर्फ मिसयूज नहीं करना है, हमको यूज भी करना है। सोशल मीडिया आजकल अगर मैं बोलूं कि 50-50 के रेशियो में चल रही है। 50% अगर लोग इसका मिसयूज कर रहे हैं तो 50% यूज करने वाले भी हैं। तो अगर आपको रील स्क्रॉल करना ही है अपने एंजॉयमेंट के लिए, तो एंजॉयमेंट भी जरूरी है लाइफ में। सिर्फ पढ़ नहीं सकते हम 24 घंटे कि सिर्फ पढ़ रहे हैं। तो एंजॉयमेंट भी जरूरी है, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि हम कब, क्या और कैसे कर रहे हैं। जैसे अगर आप एग्जाम के 15-20 दिन पहले की बात करें, तो 15-20 दिन पहले अगर आप सोशल मीडिया में रील स्क्रॉल कर रहे हैं तो वो तो मिसयूज है। फिर तो उस टाइम पे अगर आपको लग रहा है तो फिर आप उस चीज को अनइंस्टॉल कर दीजिए। जैसे मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो मैं 1 महीने पहले इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर देती थी कि कहीं से भी मैं मिसयूज ना कर पाऊं उसका। तो 1 महीने पहले अनइंस्टॉल कर दीजिए, या अगर आप सेल्फ कंट्रोल्ड हैं तो मत करिए अनइंस्टॉल, बस आप ये देखिए कि आप उसका मिसयूज ना करें। ये बात हुई सोशल मीडिया की। फिर अगर मैं रिसोर्सेज की बात करती हूँ, तो रिसोर्सेज बुक से पढ़ना है, नोट से पढ़ना है, एनसीईआरटी से पढ़ना है, ऑनलाइन पढ़ना है, ऑफलाइन पढ़ना है, ये सब आप अपने अपने लेवल पर डिसाइड करिए। आप पहले सिलेबस देखिए कि सिलेबस में क्या है, कैसा है। उसके बाद मार्केट जाइए, मार्केट में बहुत सारे कोचिंग के नोट्स अवेलेबल होते हैं, उनको देखिए कि आपको किस नोट से पढ़ने में ज्यादा समझ में आ रहा है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए। बुक्स की बात करूं तो मैंने बुक्स नहीं पढ़ी है, मैंने एनसीईआरटीज नहीं पढ़ी है, मैंने सिर्फ अपने कोचिंग के नोट्स पढ़े हैं। लेकिन अगर आपको बुक से पढ़ना ज्यादा कंफर्टेबल है तो आप बुक से पढ़िए। अगर आपको एनसीईआरटीज पढ़ना अच्छा लग रहा है वो पढ़िए। अगर आपको लग रहा है कि मैं कोचिंग के नोट्स पढ़ के सफिशिएंट हूँ तो आप बिल्कुल कोचिंग के नोट्स पढ़िए, उससे सिलेक्शन होता है। ऐसा नहीं है कि जिसने बुक्स नहीं पढ़ी, जिसने एनसीईआरटीज नहीं पढ़ी उसका सिलेक्शन नहीं होता है। मैं लाइव एग्जाम्पल हूँ आपके सामने। दूसरा, अगर मैं बात करती हूँ ऑनलाइन रिसोर्सेज की, तो आजकल बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर आप टेलीग्राम पे जो यूजफुल चैनल्स हैं उनको ज्वाइन करते हैं, जैसे अगर मैं अपनी तैयारी की बात करती हूँ तो मैंने एक ललित बैरागी सर का चैनल इस समय चल रहा है टेलीग्राम पे, वो डीएसपी के पद पे अभी पोस्टेड है। उनका चैनल बहुत ज्यादा यूजफुल है, मैं ये पर्सनली रिकमेंड करती हूँ कि आप उनका चैनल सब्सक्राइब करिए। और उसमें आपको डेली बेसिस पे वो जो करंट के मुद्दे आते हैं जो आप अपने आंसर में कोट कर सकते हैं, ये होता है वैल्यू एडिशन। जब आप मेंस की आंसर राइटिंग करते हैं तो आप अपने कंक्लूजन में क्या डालते हैं, करंट की चीजें जब डालते हैं तो वो बहुत बेनिफिशियल होता है, वो आपको बहुत अच्छे नंबर दिलाता है। तो वो जो ललित बैरागी सर का चैनल है उसमें वो डेली बेसिस पे जो न्यूज की कटिंग होती है न्यूज़पेपर की वो डालते हैं, जो और ये भी डालते हैं कि इसको आप किस पेपर में किस पार्ट में कोट कर सकते हैं। तो वो चैनल में मैं पर्सनली रिकमेंड कर रही हूँ, आप ज्वाइन करिए, बहुत अच्छा है। उसके अलावा टेलीग्राम पे और अदर चैनल्स भी हैं जिसमें ऑनलाइन रिसोर्सेज मिल जाएंगे आपको। अगर आप ऑफलाइन नहीं ले पा रहे हैं या फिर कहीं से आपकी अरेंजमेंट नहीं हो पा रही है तो आप ऑनलाइन देख लीजिए, बहुत सारे पीडीएफ अवेलेबल हो जाती हैं, उनका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। दूसरा, गूगल बाबा तो जिंदाबाद है ही। गूगल पे हम हर चीज का सॉल्यूशन ले सकते हैं। कोई भी टॉपिक है जिसकी जानकारी हमें चाहिए, गूगल में टाइप करिए, उसका आंसर आपको इस समय एआई के फॉर्म में देता है गूगल जनरेट करके, तो वो यूज कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक है, अगर आपको उसका वीडियो देखना है तो आप यूट्यूब चैनल पे वो टाइप करिए, उसके बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, वो देख लीजिए। फिर मैंने अपने इंटरव्यू के दौरान चैट जीपीटी का बहुत ज्यादा यूज किया है। चैट जीपीटी में आप कोई भी क्वेश्चन डालते हैं तो वो एक बहुत सिस्टमैटिक वे पे आपको आंसर देता है, तो आप चैट जीपीटी का भी यूज कर सकते हैं।
तो ऑनलाइन रिसोर्सेज, ऑफलाइन रिसोर्सेज, कोचिंग, इन सब का ऐसे कंबाइंड वे पे हमको यूज करना है। बस इन सब का पॉजिटिव यूज करना है और ये हमको कंट्रोल्ड वे पे देखना है कि किसी भी चीज का हम यूज करें, मिस यूज ना करें। तो ये चीजें हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ लाइब्रेरी की, तो लाइब्रेरी जाना जरूरी है कि नहीं, नोट्स बनाना जरूरी है कि नहीं, ये दो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं एस्पिरेंट्स के माइंड में। मैंने ना लाइब्रेरी ज्वाइन की है आज तक, ना मैंने नोट्स बनाए हैं। मैंने अपनी कोचिंग के नोट्स से पढ़ा है, उसी में मैं वैल्यू एडिशन कर लेती थी। फिर आप बोलेंगे कि वो 6 दिनों में रिवाइज कैसे होगा, अगर कोचिंग के नोट्स से पढ़ेंगे तो, शॉर्ट नोट्स नहीं बनाएंगे तो बस यही है कि उन 6 दिनों में पढ़ाई नहीं होती है। उन 6 दिनों में हम सिर्फ अपने आप को तसल्ली देते हैं कि कल हमारा पेपर है तो हमें पढ़ना है, छोड़ नहीं सकते हम। तो पढ़ाई आपकी कब होती है? एग्जाम के पहले। तो एग्जाम के पहले आप सारी चीजें तैयार करके रखें। उन 6 दिनों में कोशिश करिए उन चीजों को रिवाइज करने की जो वीक है आपका। आप अपना वीक पोर्शन डिसाइड कर ले, आप अपना स्ट्रॉन्ग पोर्शन डिसाइड कर लें, क्योंकि सारी चीजें आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे। आप शॉर्ट नोट्स बना लेंगे तब भी, क्योंकि हम पेपर दे के आते हैं, फिर हमको 2-3 घंटे खुद को देने होते हैं, खाना, थोड़ा आराम करना, चाय पीना, फिर 4-5 घंटे की नींद भी जरूरी है। अगर नींद नहीं लेंगे तो वहां लिखेंगे क्या? तो टोटल मिला के हमारे पास 6-8 घंटे बचते हैं। उन 6-8 घंटों में ही हमें रिवाइज करना है। तो उसमें हमको हमारा स्ट्रॉन्ग पोर्शन और वीक पोर्शन पता होना चाहिए कि ये चीज हमको रिवाइज करना ज्यादा जरूरी है। दूसरा, अगर मैं बात करती हूँ लाइब्रेरी की, तो अगर आप रूम पे नहीं पढ़ पा रहे हैं, आपको रूम में डिस्टर्बेंस है, तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन लाइब्रेरी को ऐसा समझिए कि हम वहां पढ़ने जा रहे हैं, उसको वहां पे दोस्ती यारी का अड्डा बना के मत रखिए कि हम वहां जा रहे हैं, वहां 4 नए दोस्त बना लिए, चारों ने अलग अलग टाइम पे बोला कि चल चाय पीने, चल यहाँ चल वहां, तो वो टाइम वेस्ट ही है फिर लाइब्रेरी ज्वाइन करना। इससे अच्छा तो आप रूम पे बैठ के पढ़ते तो वो ज्यादा प्रोडक्टिव होता। तो अगर आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर रहे हैं इसलिए कि आपको रूम में डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो फिर वहां डिस्टर्ब मत होइए। एट द एंड हमारा मोटिव होना चाहिए पढ़ना, प्रोडक्टिव करना। अगर हम 6 घंटे भी पढ़ रहे हैं लाइब्रेरी में बैठ के या रूम पे बैठ के, वो प्रोडक्टिव होना चाहिए। बस एट द एंड मैं ये बोलना चाहूंगी कि कुछ चीजें होती हैं हमारी लाइफ में जो हमारे बस में नहीं होती हैं। बहुत सारे हाईज एंड लोज आते हैं हमारी तैयारी के दौरान। तो इन सारी चीजों से हम कब पार पा पाएंगे? जब हम तैयारी शुरू कर रहे हैं तो उसका एक स्ट्रॉन्ग मोटिव लेके तैयारी करेंगे। तैयारी हमको एमपीपीएससी की सिर्फ इसलिए शुरू नहीं करनी है कि सारे लोग एमपीपीएससी कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो लोग एमपीपीएससी कर रहे हैं उनके पास एक स्ट्रॉन्ग मोटिव होगा तभी कर रहे हैं। आप तैयारी शुरू करने से पहले जो भी एमपीपीएससी के प्रोज एंड कॉन्स हैं उनको एक बार बहुत अच्छे से देख लीजिए। एग्जाम डिले होते हैं, रिजल्ट डिले होते हैं, जो 87-13 का प्रोविजनल वाला मैटर चल रहा है उसकी वजह से बहुत मेंटल प्रेशर है। फिर इन सारी चीज़ों के बाद अगर ये सारी चीज़ें टाइमली हो रही हैं उसके बाद भी आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो रहा है, मेंस क्वालिफाई नहीं हो रहा है, इंटरव्यू तक जाके आप एकदम जीरो पे प्रीलिम्स पे आ जाएंगे या कभी ये भी होगा। तो ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में रखिए और जब आपको लगे कि हम प्रेशर हैंडल कर पाएंगे इतना ज़्यादा, तभी आप तैयारी शुरू करिए। क्योंकि प्रेशर हैंडल करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग मोटिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका मोटिव ये है कि आपको पैसे कमाने हैं तो वो एक टाइम के बाद आपका मोटिव हिल जाएगा, क्योंकि फिर जब आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो आपको ये लगेगा कि पैसे तो मैं कहीं से भी कमा सकता हूँ। तो इसीलिए आपका मोटिव बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए एमपीपीएससी की तैयारी का। फिर उसके बाद जो हमारे जीवन में हाईज एंड लोज आएंगे उनको हमको पार पाते हुए आगे चलना है। जैसे मैं अपनी पर्सनल बात करूं, मैंने 2 इंटरव्यू दिए हैं 21 और 22 के, और मैं ये पॉजिटिव था नेगेटिव था मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे दोनों इंटरव्यू में पैर टूट गया था। एक बार लिगामेंट इंजरी हुई थी, एक बार फिबुला फ्रैक्चर हो गई थी। तो मैं एक इंटरव्यू में तो व्हील चेयर पे गई थी और दूसरे इंटरव्यू में मैंने इंटरव्यू से जस्ट पहले 2 दिन पहले प्लास्टर निकलवा लिया था कि मैं इस बार व्हील चेयर पे नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा लो हो गया था जब मैं व्हील चेयर पे गई थी। तो ऐसे अनप्रेडिक्टेबल चीजें भी हो सकती हैं आपके साथ, जिसके लिए आपको हमेशा तैयार होना होगा। कभी आपके ऊपर से घर वालों का सपोर्ट भी हिल जाएगा, आपको तब भी तैयार रहना पड़ेगा। आपको अपनी हर चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इस चीज के लिए आप तैयार कब रह पाएंगे? जब आपके पास एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोटिव होगा। एस्पिरेंट्स के मन में एक और सवाल होता है कि क्या हमें प्लान बी रखना चाहिए या नहीं। तो मैं अगर
प्लान बी की बात करूं तो मेरे हिसाब से प्लान बी हम रख सकते हैं, क्योंकि ये जो एमपीपीएससी की जर्नी है वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। आपने अपना 100% दिया है, ये मैटर नहीं करता, कभी कभी लक भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो आपने अगर 4 अटेम्प्ट दे लिए, 5 अटेम्प्ट दे लिए, मेंस तक पहुंच गए, इंटरव्यू तक पहुंच गए, फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो अगर आपने सिर्फ ग्रेजुएशन किया है तो वो बहुत डिमोटिवेशन देता है कि यार मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, अगर मेरा यहाँ कुछ नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा आगे। तो इसलिए आप स्टार्टिंग से ही एक प्लान भी रख सकते हैं, या फिर अपनी तैयारी के दौरान आप पीजी कर लें किसी भी सब्जेक्ट से, जो भी आपको अच्छा लगता है पीजी कर सकते हैं। उसके बाद आजकल बहुत सारे लोग नेट क्वालिफाई कर रहे हैं, सेट क्वालिफाई कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू दे सकते हैं हम, उसके बाद पीएचडी कर सकते हैं हम, या फिर अगर आपको इस तरफ नहीं जाना है तो आप बीएड कर लीजिए। बीएड के बाद आप स्कूल में पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से आप कुछ तो एक चीज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ ग्रेजुएशन किया उसके बाद तैयारी शुरू कर दी, उसके बाद आप लगातार अटेम्प्ट दे रहे हैं, 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए, लेकिन उसके बाद आप और कुछ कर ही नहीं रहे। तो उस तैयारी के दौरान अगर आपको स्टार्टिंग में नहीं करना है तो आप 2-3 अटेम्प्ट दीजिए, 2-3 अटेम्प्ट में अपने आप को परखिए। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि कुछ ऐसा मिस्टेक्स हो रही हैं मुझसे या कुछ भी ऐसा लग रहा है, तो फिर आप एक पीजी की डिग्री का डाल दीजिए, आप पीजी की डिग्री कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद आपके पास एक और ऑप्शन ओपन हो जाएगा कि आप एक और तरफ जा सकते हैं। तो ये प्लान बी का मेरे हिसाब से तो थोड़ा इंपॉर्टेंस होता है, वो एस्पिरेंट्स को रखना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप अपनी तैयारी छोड़ दीजिए या तैयारी में कमी रखिए या खुद पे भरोसा कम कर लीजिए, नहीं, ये सारी चीजें नहीं। मेरे हिसाब से अगर आप प्लान बी रखेंगे तो वो आपका जो खुद पे भरोसा है वो बढ़ेगा, घटेगा नहीं, कि अगर यहाँ कुछ नहीं होता है तो मेरे पास एक और चीज है जो मैं अपनी लाइफ में कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो इसीलिए मेरे हिसाब से आप प्लान बी रख सकते हैं। तो बस एट द एंड मैं यही बोलना चाहूंगी कि साथ आपका सब दे देंगे हमेशा, लेकिन जब तक आप अपना साथ खुद नहीं देंगे तब तक आप सिलेक्शन नहीं पा सकते, क्योंकि आपको सिलेक्शन के लिए अपना साथ खुद देना होगा, खुद पे भरोसा करना होगा, पेशेंस रखना होगा, कंटिन्यूटी रखनी होगी अपनी पढ़ाई में। तो ये सारी चीजें जब आप करेंगे तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। और लास्ट में मैं डीकेटी टीम का धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपने व्यूज या फिर अपनी जो स्ट्रेटजीज हैं वो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर कर सकूं। थैंक यू सो मच दिल्ली नॉलेज ट्रैक।